अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, चैप्टर 13 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब हमको तीन तरह की कमीशन के बारे में पढ़ना है। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है, एक स्टेट लेवल पे है और तीसरी नेशनल लेवल पे है। जो फर्स्ट कमीशन है जिसके बारे में हमें कंप्लीटली डिस्कशन करनी है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कमीशन कौन बनाएगा, इस कमीशन के पास क्या कुछ पावर्स हैं, इस कमीशन के पास कौन कौन से कंज्यूमर डिस्प्यूट्स जाएंगे और उन डिस्प्यूट्स को ये कमीशन किस प्रोसेस के थ्रू सोल्व करेगा, वो सब हमको डिस्कशन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सेक्शन 28। Section 28 of the Act empowers the state government to establish a district consumer dispute redressal commission to be known as district commission. सेक्शन 28 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एक कमीशन एस्टेब्लिश करने की, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल रहे हैं। और जो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ये कहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक जिले में, स्टेट के, ठीक है, हर एक स्टेट के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टेब्लिश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो इफ इट डीम्स फिट एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जिले के अंदर एक से ज्यादा कमीशन भी सेटअप कर सकती है। जनरली और नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कमीशन होगी, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, और वहां पे एक से ज्यादा कमीशन होनी चाहिए ताकि जल्दी केस सोल्व हो, ठीक है, उस चीज को लेकर के फिर वहां पे उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोर देन वन कमीशन भी एस्टेब्लिश की जा सकती है। ईच कमीशन shall consist of a president and not less than two and not more than such number of members as may prescribed in consultation with central government। अब कह रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, उसके अलावा अदर मेंबर होंगे जो कम से कम दो होंगे और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। पर इन मेंबर की जो काउंटिंग है, मतलब जो मेंबर है वो कितने होंगे मैक्सिमम, ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल करके डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें एक प्रेसिडेंट दे दिया हमको, उसके अलावा अदर मेंबर दे रखे हैं जो मिनिमम टू हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं। डिसाइड कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर प्रेसिडेंट के अलावा जो अदर मेंबर है वो मैक्सिमम कितने होने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बनता है किसका, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, या मेंबर बनता है, उसको क्या कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है बनने के लिए, उसके बारे में बताया हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification make rules to provide for the qualifications, method of recruitment, procedure for appointment, term of office, resignation and removal of president and members of the district commission। तो कह रहे हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रोसेस को डिफाइन करेगी जिस प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर और प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाएगा, कितने टाइम तक वो काम करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है जूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके जूरिसडिक्शन में, उसके दायरे में कौन कौन से केस फॉल करते हैं। एज पर सेक्शन 34 द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services paid as consideration does not exceed 1 crore rupees। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो सारी कंप्लेंट्स, वो सारी शिकायतें नोट करवाई जाएंगी जिन शिकायतों को हम नोट करवा रहे हैं किसी भी गुड के रिगार्डिंग या किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग, उसमें जो हमने कंसीडरेशन पे किया था वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक का था, ठीक है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैंने मार्केट से एक
कार परचेज की, ठीक है, उस कार की वैल्यू मान लो 30 लाख रुपीज है, तो कहीं ना कहीं वो जो 30 लाख रुपीज है वो 1 करोड़ से कम हो गए। अब अगर उस कार में कोई भी डिफेक्ट हुआ, और वो जो कार है वो गुड्स है, और गुड्स में हमेशा क्या होता है, डिफेक्ट होता है, तो मैंने जिस सेलर से कार परचेज की थी वो डिफेक्ट को ठीक करके नहीं दे रहा, तो मैंने उस सेलर के खिलाफ शिकायत कर दी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। तो क्या मेरी शिकायत वैलिड है? सर बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो मेरा कंसीडरेशन था, जो मेरी ट्रांजैक्शन थी सेलर के साथ, उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो मैंने कंसीडरेशन पे किया था वो 1 करोड़ से बिलो था, ठीक है, 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा। 1 करोड़ तक का कंसीडरेशन पे किया हुआ है आपने किसी भी गुड को परचेज करने में या किसी भी सर्विस को अवेल करने में, और उन गुड्स में कोई डिफेक्ट निकलता है या उन सर्विस में कोई डेफिशिएंसी आ रही है, और आपने जिससे गुड्स परचेज किए या सर्विस रिसीव की उसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हो, तो शिकायत कहाँ पे की जाएगी सर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में की जाएगी। आगे लिखा हुआ है अ कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। अब हमको ये तो पता लग गया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने अमाउंट तक के कंसीडरेशन की शिकायत को सुना जाता है। अब हमको ये और पढ़ना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कमीशन में शिकायत फाइल करनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हरियाणा स्टेट हो गया, हम ये मान के चलते हैं कि हरियाणा स्टेट के अंदर मान लो 200 डिस्ट्रिक्ट है, 200 जिले हैं, ठीक है, तो 200 ही हमारे पास क्या होंगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन होंगी। तो उन 200 में से कौन से डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास हम शिकायत फाइल करें, कंप्लेंट फाइल करें, वो मुद्दा है, वो समझना है हमें। तो कह रहे हैं कि हमको जिस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवानी है, कंप्लेंट फाइल करनी है, वो कौन सी रहेगी? द अपोजिट पार्टी, और द अपोजिट पार्टी, यहाँ पे इसको आप कट कर देंगे, इतना इतना काट देना इसको, ये नहीं है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। द अपोजिट पार्टी at the time of institution of complaint ordinarily resides or carries on business or has branch office or personally works for gain। अपोजिट पार्टी मतलब डिफेंडेंट। क्योंकि शिकायत कौन करेगा, कंप्लेन कौन करेगा? प्लेंटिफ करेगा। किसके खिलाफ करेगा? डिफेंडेंट के अगेंस्ट में करेगा। तो अपोजिट पार्टी मतलब जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है। तो जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं वो पर्सन जहां पे रहता है, जिस एरिया में रहता है, उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां पे हम शिकायत फाइल कर सकते हैं। दूसरा, जिस एरिया में अपोजिट पार्टी का बिजनेस है, ठीक है, उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां पे हम शिकायत फाइल कर सकते हैं। तीसरा, जिस एरिया में अपोजिट पार्टी का कोई ब्रांच है, मेन ऑफिस किसी और एरिया में, हेड ऑफिस किसी और एरिया में, और ब्रांच ऑफिस किसी और एरिया में। तो जहां पे ब्रांच ऑफिस है अपोजिट पार्टी का, उस ब्रांच ऑफिस के एरिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉल कर रहा है वहां पे हम शिकायत कर सकते हैं। और चौथा, जहां पे अपोजिट पार्टी काम कर रही है पैसे कमाने के लिए, उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां पे भी हम शिकायत फाइल कर सकते हैं। तो ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम शिकायत कौन से एरिया के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करेंगे। सर उसमें हमें 4 केस दे रखे हैं। जो अपोजिट पार्टी है जिसपे हम शिकायत लॉन्च करवा रहे हैं, वो जो अपोजिट पार्टी है, या तो जहां पे वो रह रही है उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल करेंगे, शिकायत फाइल करेंगे। दूसरा, अब अपोजिट पार्टी जो है उसका जहां पे बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है जिस एरिया में, उस एरिया का जो डीसी है वहां पे शिकायत कर सकते हैं। तीसरा, अपोजिट पार्टी का जहां पे ब्रांच ऑफिस है उस एरिया की डीसी में हम शिकायत फाइल कर सकते हैं। और चौथा, जिस एरिया में अपोजिट पार्टी प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, काम कर रही है, उस एरिया का जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, वहां पे हम शिकायत फाइल कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है ए पॉइंट के अंदर। अब आ जाओ बी पॉइंट में। बी में क्या बोल रहे हैं? एनी ऑफ द अपोजिट पार्टीज वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट actually or voluntarily resides or carries on business or has branch office, personally works for gain, provided that in such a case the permission of district commission is given। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिसके खिलाफ हमें शिकायत फाइल करनी है, जो हमारी अपोजिट पार्टी है वो मोर देन वन है। मान लो ए बी सी 3 अपोजिट पार्टी है, ठीक है, तीनों लोग मान लो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और उनसे हमने कोई गुड्स परचेज किया था, वो गुड्स डिफेक्टिव थे और गुड्स को रिप्लेस नहीं कर रहे,
या फिर रिपेयर नहीं कर रहे सामने वाली पार्टी, पार्टनरशिप फर्म जो है, और हम उनके खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं डीसी में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च करवाई जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी के अंदर। पॉइंट नंबर ए और पॉइंट बी में डिफरेंस क्या हुआ? पॉइंट ए में जो अपोजिट पार्टी है वो सिंगल थी, एक ही थी। पॉइंट बी में जो अपोजिट पार्टी है वो मोर देन वन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर अपोजिट पार्टी जो है उसमें जितने भी मेंबर इन्वॉल्व है वो मोर देन वन है, टू है, थ्री है, फोर है, कितने भी हो सकते हैं, मोर देन वन है, उस केस में आप शिकायत कहाँ करोगे? आप या तो जहां पे अपोजिट पार्टी रह रही है वहां शिकायत कर सकते हो, जहां पे अपोजिट पार्टी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तीनों का मान लो ए बी सी है, तीनों का पार्टनरशिप में बिजनेस है, पर तीनों के तीन अलग अलग ऑफिस हैं अलग अलग एरिया में, तो उन तीनों में से किसी भी एरिया के डीसी के पास आप शिकायत फाइल कर सकते हो। तीसरा ब्रांच ऑफिस, और चौथा दिया हुआ है जहां पे अपोजिट पार्टी जो मोर देन वन थी वो काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, गेन के लिए। पर कह रहे हैं कि आप एबीसी में से किसी भी एक की जगह पे शिकायत लॉन्च करवाना चाहते हो, तो जब सामने वाली पार्टी जो है, जो अपोजिट पार्टी है, वो मोर देन वन होगी, उस केस में हमको पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। कैसे? देखो, ए बी सी तीन पार्टी है, ठीक है, मैं शिकायत करना चाहता हूं ए बी सी के खिलाफ, ठीक है, अब मैं इन तीनों में से किसी भी एक के खिलाफ शिकायत करूंगा। अगर मान लो मेरा मन है कि मैं ए के खिलाफ शिकायत करूं, जहां पे ए रह रहा है उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां पे मैं शिकायत करूं, शिकायत तो मैं तीनों के खिलाफ करूंगा। जो मेरी कंप्लेंट होगी उसमें ए का नाम भी लिखा होगा, बी का नाम भी लिखा होगा और सी का नाम भी लिखा होगा, पर मैं शिकायत कहाँ कर रहा हूँ? ए के नियर बाय एरिया के डीसी में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में शिकायत करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ अपोजिट पार्टी इन्वॉल्व है, मोर देन वन अपोजिट पार्टी इन्वॉल्व है, इसीलिए डीसी से परमिशन ली जा रही है। ये था बी के अंदर। सी में लिखा हुआ है द कोज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज, जिस एरिया में कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब जहां पे मैंने ट्रांजेक्शन परफॉर्म की थी, जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैंने दिल्ली से गुड्स परचेज किए, ठीक है, और जिस पार्टी से मैंने गुड्स परचेज किए वो पार्टी मान लो है मुंबई से, पर मैंने सेल परचेज कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ? दिल्ली के अंदर। जो सेलर है वो मुंबई से है, ठीक है, बायर है मान लो वो जयपुर से है, और ट्रांजैक्शन कहाँ पे इनिशिएट हुई है? दिल्ली में। तो दिल्ली में जो बायर ने गुड्स परचेज किए वो डिफेक्टिव थे, और सेलर गुड्स को ना तो रिप्लेस कर रहा है और ना ही रिपेयर कर रहा है। अब जो बायर है वो सेलर पे केस करना चाहता है, तो कोज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ हुआ है? दिल्ली में, ठीक है, जो दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो दिल्ली में भी आप केस कर सकते हो। देखो, ना तो दिल्ली में बायर रहता है ना सेलर रहता है, फिर भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है, इसीलिए हम वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपना कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं। फिर डी में लिखा हुआ है द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। कंप्लेनेंट कौन है? शिकायत करने वाला। शिकायत करने वाला जहां पे रहता है उस एरिया का जो डीसी है वहां पे आप शिकायत कर सकते हो, या फिर शिकायत करने वाला पर्सन जिसको शिकायत करनी है वो जिस एरिया में काम करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उस एरिया के जो नियर बाय एरिया में डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, वहां पे भी हम केस फाइल, मतलब शिकायत अपनी नोट करवा सकते हैं। तो डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करवाई जाएगी, उसको हम उसके हमको टोटल 4 केस दे रखे थे। चलिए आगे लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल ऑर्डिनरली फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड मे परफॉर्म इट्स फंक्शन एट सच अदर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट एज द स्टेट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद स्टेट कमीशन नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसका एक हेडक्वार्टर होगा, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और साथ ही साथ कुछ अदर प्लेस पे उनके और ऑफिस भी हो सकते हैं सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, पर अगर अदर प्लेस पे हमको सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अदर प्लेस पे अगर ऑफिस खोलने हैं तो इसके बारे में डिसीजन कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन से मिलकर डिसाइड करेगी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के हेडक्वार्टर के अलावा विद इन द डिस्ट्रिक्ट कहीं और पे कहाँ कहाँ ऑफिस खोलने हैं, कहाँ ब्रांचेस खोलनी है। ये लिखा हुआ था जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। नेक्स्ट आ जाओ, मैनर इन विच कंप्लेन शैल बी मेड।
Section 35 provides that a complaint in relation to any goods sold or delivered, or agreed to be sold or delivered, or any service provided or agreed to be provided may be filed with a district commission by। अब कह रहे हैं कि सेक्शन 35 में डिफाइन किया हुआ है कि शिकायत कौन कौन कर सकता है। तो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में शिकायत कौन कौन कर सकता है। ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में शिकायत गुड्स के लिए भी हो सकती है और सर्विस के लिए भी हो सकती है, चाहे तो वो गुड्स सेल कर दिए गए हों, चाहे फ्यूचर में सेल किए जाएंगे पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, या फिर सर्विस प्रोवाइड हो गई है या फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड होगी पर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में शिकायत कौन कौन कर सकता है? द कंज्यूमर to whom such goods are sold or delivered, or agreed to be sold or delivered, or such service is provided or agreed to be provided। तो कह रहे हैं कि वो कंज्यूमर जिसको गुड्स बेचे जा चुके हैं या बेचे जाएंगे पर एग्रीमेंट हो चुका है, या फिर सर्विस दे चुके हैं सर्विस, या फिर दी जाएगी एग्रीमेंट हो चुका है, तो वो जो कंज्यूमर है वो खुद से डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च करवा सकता है। बी में लिखा हुआ है any recognized consumer association where the consumer whether the consumer to whom such goods are sold or delivered, or agreed to be sold or delivered, or such service is provided or agreed to be provided, or who alleges unfair trade practice in respect of the goods or service is a member of such association or not। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी कंज्यूमर एसोसिएशन का मेंबर है चाहे नहीं है, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है, जो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है वो भी किसी और कंज्यूमर के बिहाफ पे शिकायत दर्ज करवा सकती है, शिकायत नोट करवा सकती है। ठीक है, कब? अगर किसी कंज्यूमर एसोसिएशन को ऐसा बताया गया कंज्यूमर के द्वारा कि हमारे साथ धोखा किया गया है गुड्स को लेकर के, सर्विस को लेकर के, या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की गई है, तो जिस पर्सन के साथ गलत काम किया गया चाहे वो उस एसोसिएशन का मेंबर है या नहीं है, पर एसोसिएशन उस कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट लॉन्च करवा सकती है। कहाँ पे सर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। ठीक है, तो एसोसिएशन जिस कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट लॉन्च करवा रही है वो कंज्यूमर उस एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी नहीं है, मेंबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे आओ पॉइंट नंबर सी में, वन और मोर कंज्यूमर्स where there are numerous consumers having the same interest with the permission of district commission on behalf of or for the benefit of all consumers so interested। ये कह रहे हैं कि अगर कोई गुड्स परचेज किए गए या कोई सर्विस अवेल की गई और जो कंज्यूमर थे वो काफी सारे थे, मोर देन वन कंज्यूमर थे जिन्होंने एक ही साथ एक ही सर्विस ली या एक ही साथ एक ही गुड को परचेज किया, तो उस केस में उन सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कोई भी एक कंज्यूमर या कुछ कंज्यूमर्स मिल करके डीसी से परमिशन लेंगे और फिर उनमें से जिन्होंने परमिशन ली है वो लोग शिकायत करवा सकते हैं डीसी के पास परमिशन लेकर के। तो अगर मान लो किसी भी एक गुड के अंदर या किसी भी सर्विस के अंदर मोर देन वन कंज्यूमर इन्वॉल्व है तो सभी का एक साथ शिकायत करवाना जरूरी नहीं है, उनमें से कुछ लोग मिल करके भी शिकायत करवा सकते हैं, पर ध्यान रहे सबका कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, डी में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट ये लोग भी अलाउड है क्या करवाने के लिए? कंप्लेंट लॉन्च करवाने के लिए। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। आगे लिखा हुआ है इट में बी नोटेड दैट कंप्लेंट में बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो कंप्लेंट को फिजिकल मोड में भी लिखवा सकते हो, दर्ज करवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हो। आगे डिफाइन क्या हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन क्या होगा? मींस अ वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो कंज्यूमर्स ने मिल करके अपनी मर्जी से बना रखी है और किसी लॉ में रजिस्टर्ड है वो एसोसिएशन, तो वो एसोसिएशन भी कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट लॉन्च करवा सकती है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आगे हमको दे रखा है टॉपिक प्रोसीडिंग्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन।
सेक्शन 36 बात करता है प्रोसीडिंग्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। एवरी प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन एंड एटलीस्ट वन मेंबर देयर ऑफ सिटिंग टुगेदर। अब कह रहा है कि जब भी कोई कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आएगी तो वो कंप्लेंट एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, उस पर जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो, और उसके साथ में कम से कम एक मेंबर उसी कमीशन का उसके साथ बैठेगा और दोनों मिलके उस पे काम करेंगे, उस कंप्लेंट पे जो कंप्लेंट उनके पास आई होगी। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इट मे बी नोटेड दैट वेयर अ मेंबर फॉर एनी रीजन इज अनेबल टू कंडक्ट अ प्रोसीडिंग टिल इट इज कंप्लीटेड, the president and the other member shall continue the proceeding from the stage at which it was last heard by the previous member। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी कारण की वजह से मेंबर प्रोसीडिंग के बीच में ही प्रोसीडिंग छोड़ के चला गया है, ठीक है, या उसने जॉब छोड़ दी एज अ मेंबर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, या किन्हीं भी कारणों की वजह से वो प्रोसीडिंग जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर के बीच में चल रही थी, दोनों लोग मिल करके उस प्रोसीडिंग को सोल्व कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। मान लो प्रेसिडेंट है ए नाम का पर्सन और मेंबर था बी नाम का पर्सन। जिस प्रोसीडिंग पे दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे उसमें एक ए और एक बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। ए प्रेसिडेंट हो गया और बी हमारा मेंबर हो गया। अब किन्हीं भी कारणों की वजह से प्रोसीडिंग के बीच में ही जो बी है उसने छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया या उस प्रोसीडिंग से हट गया वो, तो उसके जगह पे दूसरा मेंबर, कम से कम दो मेंबर अपॉइंट करने हैं, पीछे पड़ गए हैं अभी हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, तो जो दूसरा मेंबर होगा, मान लो जो दूसरा मेंबर है उसका नाम सी है, तो हम सी को ज्वाइन करवा लेंगे उसी प्रोसीडिंग में। जो ए है, अब ए का साथ कौन देगा प्रोसीडिंग के अंदर? सी देगा, जो अदर मेंबर है। तो क्या प्रोसीडिंग स्टार्टिंग से दोबारा से देखी जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है कि जहां पे, जिस जगह पे प्रीवियस मेंबर अपनी प्रोसीडिंग छोड़ के गया होगा वहीं से नया मेंबर उस प्रोसीडिंग को कैरी ऑन करेगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 35 द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बाय ऑर्डर एडमिट द कंप्लेंट फॉर बीइंग प्रोसीडेड और विद और रिजेक्ट द सेम। अब कह रहे हैं कि जैसे ही कोई कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, तो जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का और जो मेंबर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं वो दोनों मिलकर के या तो उस कंप्लेंट को एडमिट एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं। अ कंप्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन गिवन टू द कंप्लेनेंट। जिस पर्सन ने शिकायत नोट करवाई है, जो कंप्लेनेंट है हमारा, उसको उसकी शिकायत को अगर मना किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, तो साथ में एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। मतलब रिजेक्ट करने से पहले कंप्लेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी देंगे बोलने का कि हम किन कारणों के बेस पे आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसको गलत प्रूव करो कारणों को, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है द एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट shall ordinarily be decided within 21 days from the date on which the complaint was filed। तो कह रहे हैं कि जिस दिन कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट फाइल की थी, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को वो कंप्लेंट एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, जो भी करना है 21 दिन में डिसाइड कर लेना है। फिर पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन डज नॉट डिसाइड द इशू ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट विद इन द पीरियड फॉर स्पेसिफाइड इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड। और अगर 21 दिन में गए हैं और अभी तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फाइल नहीं किया, एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया, 21 दिन पूरे हो गए हैं और जो प्रेसिडेंट है और मेंबर है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, उन्होंने मिल करके अभी तक कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया कंप्लेनेंट को कि उनकी कंप्लेंट एक्सेप्ट की गई है या रिजेक्ट की गई है, और 21 दिन पूरे हो गए हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपकी क्लेम को, आपकी कंप्लेंट को एडमिट कर लिया गया है। तो अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया 21 डेज का और कोई भी रिप्लाई नहीं आता डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, तो आपकी कंप्लेंट एडमिट कर ली गई है, ऐसा मान लिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेफरेंस टू मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक मीडिएटर एमिकेबल मैनर में, फ्रेंडली मैनर में डिस्प्यूट को सोल्व करवाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। एज पर सेक्शन 37 एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एट एनी लेटर स्टेज
if it appears to the district commission that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, except in such cases as may be prescribed. It may direct the parties to give in writing within 5 days consent to have their dispute settled by mediation in accordance with the provision of chapter 5. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि वो कंप्लेंट जो कंप्लेनेंट ने फाइल की थी किसके पास, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपकी कंप्लेन को एक्सेप्ट भी कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद जो फर्स्ट हियरिंग थी, जो पहली तारीख थी हियरिंग की, उस हियरिंग पे कंप्लेनेंट भी आया हुआ है और अपोजिट पार्टी भी आई हुई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने, ठीक है। तो फर्स्ट हियरिंग पे या फिर किसी अदर हियरिंग पे बाद में, थर्ड सेकंड फोर्थ कोई भी हियरिंग पे, या तो फर्स्ट हियरिंग पे या किसी अदर हियरिंग पे, कभी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि जो कंप्लेनेंट है और जो अदर पार्टी है उनके बीच में कुछ ऐसा हिंट मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि ये दोनों पार्टी मीडिएशन के थ्रू भी अपना डिस्प्यूट सोल्व करवा सकती है, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में कुछ ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं है, ठीक है। और दोनों के कुछ सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन को जिससे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लग रहा है कि इनका डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बजाय मीडिएशन के थ्रू सोल्व करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेटलमेंट करवा दें आपस में एमिकेबल मैनर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं दोनों ऐसा करने को रेडी भी हो सकते हैं, ऐसा किसको लगता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन मीडिएशन के लिए दोनों पार्टीज को अप्रोच करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन चल के बोलेगा दोनों पार्टीज को कि आपका डिस्प्यूट हम मीडिएशन के थ्रू सोल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो जब अप्रोच किया गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा दोनों पार्टीज को, तो दोनों पार्टीज को जिस दिन अप्रोच किया गया उसके 5 दिन के अंदर अंदर राइटिंग में लिख के देना है कि क्या वो अपना डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू सोल्व करवाने को एग्री है या नहीं है। अगर वो दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं मीडिएशन के थ्रू अपना डिस्प्यूट सोल्व करवाने में, फिर उनका जो डिस्प्यूट है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से कहाँ पे रेफर कर दिया जाएगा, मीडिएशन के पास। फिर मीडिएशन जो है उसके थ्रू उनका डिस्प्यूट सोल्व किया जाएगा, ऐसा बोल रहा है सेक्शन 37 का फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैरा में लिखा हुआ है वेयर द पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बाय मीडिएशन एंड गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल within 5 days of receipt of the consent after the refer the matter for mediation, and in such case the provisions of chapter 5 regarding to mediation shall apply। तो कह रहा है कि जिस दिन अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने दोनों पार्टीज को कि आपका केस हम मीडिएशन के थ्रू सोल्व करना चाहते हैं, तो अप्रोच करने के 5 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टीज अगर एग्री है मीडिएशन से सोल्व करवाने के लिए तो राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा 5 दिन के अंदर अंदर, और अगर लिख के दे दिया तो फिर उनका केस कहाँ रेफर कर दिया जाएगा सर, उनका जो केस है वो हम मीडिएशन के पास रेफर कर देंगे। नेक्स्ट आओ सेक्शन नंबर 38 पे, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट। सेक्शन 38 बात करता है कि अगर कोई कंप्लेंट सबमिट करवाई जाती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन उस कंप्लेंट पे कैसे कैसे काम करेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा काम करने का, वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रोसीजर के, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल ऑन एडमिशन ऑफ ए कंप्लेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस रेफर्ड फॉर मीडिएशन ऑन फेलियर ऑफ सेटलमेंट बाय मीडिएशन प्रोसीड विद द सच कंप्लेंट। ये कह रहे हैं कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कोई एप्लीकेशन लॉन्च करवाई गई तो 21 डेज में डिसाइड करना है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या फिर रिजेक्ट करनी है। अब अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी फिर तो प्रोसीजर की बात आती नहीं है, क्योंकि जो प्रोसीजर है कि एप्लीकेशन को कंप्लेन को कैसे डील किया जाएगा वो प्रोसीजर स्टार्ट कब होगा, एप्लीकेशन एडमिट करने के बाद। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई कंप्लेंट को एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, या फिर कोई ऐसा केस जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने किसके पास रेफर किया था, मीडिएशन के पास रेफर किया था, पर मीडिएशन के थ्रू वो केस सोल्व नहीं हो पाया, तो वो केस वापस कहाँ आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही किसी केस को एक्सेप्ट किया किसने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, या फिर रेफर किया हुआ मीडिएशन के पास केस वापस आ गया किसके पास, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, उस केस पे आगे काम कौन करेगा, उस केस को कैरी ऑन कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैरी ऑन करेगा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है वेयर द कंप्लेंट रिलेट्स टू एनी गुड्स द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल
सेकंड पॉइंट के अंदर बोल रहे हैं कि जो कंप्लेंट है, जो शिकायत थी, वो गुड्स को लेकर के थी, सर्विस को लेकर नहीं थी, ओनली एंड ओनली गुड्स को लेकर के थी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल रेफर अ कॉपी ऑफ द एडमिटेड क्लेम और कंप्लेंट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एडमिशन टू द अपोजिट पार्टी mentioned in the complaint, directing him to give his version of the case within a period of 30 days or such extended period not exceeding 15 days as may be granted by it। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो एक ए नाम का पर्सन है, उसने क्या किया, एक कंप्लेंट लॉन्च की डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने उसकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया, और वो जो कंप्लेंट थी वो गुड्स को लेकर के थी, और उस कंप्लेंट के अंदर शिकायत किसके खिलाफ की हुई है? एक बी नाम का सेलर है, उसके खिलाफ की हुई है। तो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा? कंप्लेंट को एक्सेप्ट करने के बाद अपोजिट पार्टी को, कंप्लेंट को एक्सेप्ट करने के 21 डेज के अंदर अंदर अपोजिट पार्टी को, जिसका नाम किस में लिखा हुआ है? कंप्लेंट के अंदर लिखा हुआ है, उसके पास एक नोटिस भेजेगा कि आपके खिलाफ ए ने एक शिकायत की है, इन कारणों को लेकर के, इन क्लेम्स को लेकर के, इन आरोपों को लेकर के आपके ऊपर शिकायत हुई है, और उस शिकायत के अंदर, उस कंप्लेंट के अंदर ये सारे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उस लेटर में क्या लिखा होगा कि आप अपना रिप्लाई फाइल करो, आप अपने आप को डिफेंड करो और बताओ कि वो जो आप पे आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हम रिप्लाई फाइल करने के लिए उसको हम 30 डेज देंगे बी को। पर अगर बी 30 डेज में रिप्लाई फाइल नहीं कर पाया और कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, तो उसको हम एक्सटेंशन देंगे, पर एक्सटेंशन मैक्सिमम 15 दिन की होगी। ऐसा लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट के ए पार्ट में। फिर बी में आ जाओ। इफ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट रेफर टू हिम अंडर क्लॉज ए डिनाइज और डिस्प्यूट्स द एलिगेशंस कंटेन्ड इन द कंप्लेंट और ओमिट्स और फेल्स टू टेक एनी एक्शन टू रिप्रेजेंट हिज केस within the time given by district commission, proceed to settle the consumer dispute in the manner specified in clauses C to G। अब कह रहे हैं कि जो अपोजिट पार्टी, जिसको विद इन 21 डेज नोटिस सर्व किया गया कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, उसने क्या किया? वो अपने ऊपर लगे आरोपों को मना कर रहा है, बी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उस कंप्लेंट के अंदर, उनको मना कर रहा है, या फिर बी ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया उस कंप्लेंट पे। उस केस में फिर क्या होगा? वो जो डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्लोज सी से लेकर के जी में बताया हुआ है कि डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा। तो अब चलते हैं क्लोज सी पे। इफ द कंप्लेंट एलिक्स अ डिफेक्ट इन द गुड्स विच कैनॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट ऑफ द गुड्स। अब ये कह रहे हैं कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसमें जो डिफेक्ट है वो किन में है सर? गुड्स के अंदर है, मतलब गुड्स को लेकर के शिकायत फाइल हुई है, और वो गुड्स ऐसे हैं जिनमें डिफेक्ट है, और डिफेक्ट फाइंड करने के लिए उनकी टेस्टिंग करवानी जरूरी है। बिना टेस्टिंग के उन गुड्स के अंदर डिफेक्ट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, जो कंप्लेंट हुई है वो किसको लेकर के हुई है? गुड्स को लेकर के हुई है। दूसरी बात, उन गुड्स में जो डिफेक्ट है, उन डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए आपको टेस्टिंग करवाने की रिक्वायरमेंट है मैंडेटरली। ठीक है, तो कह रहा है कि फिर क्या होगा? टेस्टिंग करवाने के लिए सैंपल लिए जाएंगे, किससे? कंप्लेनेंट से। उन सैंपल्स को सील पैक किया जाएगा। ठीक है, पैकिंग की जाएगी उनकी, और उनको कहाँ पे सेंड किया जाएगा? लेबोरेटरी में सेंड किया जाएगा, जहाँ पे लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट है वो क्या करेंगे? उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे सैंपल को, और फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में उन गुड्स में डिफेक्ट है भी या नहीं है। जिन डिफेक्ट्स के बारे में कंप्लेनेंट बोल रहा है, जिन डिफेक्ट्स के बारे में कंप्लेंट के अंदर लिखा हुआ है, क्या वो डिफेक्ट एक्चुअल में उन गुड्स में है भी या नहीं है। ठीक है, और जो भी उनकी रिपोर्ट होगी, किनकी? लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट है जिन्होंने टेस्टिंग की है, वो रिपोर्ट रेडी कर देंगे सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास सबमिट कर देंगे। तो लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट है वो क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद रिपोर्ट रेडी करेंगे, और रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास सबमिट करेंगे। और उनको ये रिपोर्ट कब तक सबमिट कर देनी है? विद इन 45 डेज। जिस दिन उनके पास केस आया, सैंपल पहुंच गए, वहां से 45 दिन के अंदर टेस्टिंग भी करनी है, रिपोर्ट रेडी भी करनी है, और रिपोर्ट सबमिट भी करनी है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। पर अगर जो लेबोरेटरी के एक्सपर्ट हैं वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं, तो उनको एक्सटेंशन मिल सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की डिस्क्रिप्शन पे।
ये था हमारा सी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर डी में। बिफोर एनी सैंपल ऑफ गुड्स इज रेफर्ड टू एनी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी अंडर क्लोज सी, रिक्वायर द complainant to deposit to the credit of commission such fee as may be specified for the payment to the appropriate laboratory for carrying out the necessary analysis or test in relation to the goods in question। अब कह रहे हैं कि जिन गुड्स में डिफेक्ट बताया गया है और उन गुड्स के अंदर डिफेक्ट फाइंड करने के लिए उनको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजने से पहले, मतलब गुड्स के सैंपल लैब में भेजने से पहले, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंप्लेनेंट को, जिसने शिकायत की है, उसको क्या बोलेगी कि जी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? मान लो 5,000 रुपये खर्चा आएगा, तो वो 5,000 रुपये आप हमें जमा करवा दो। तो जो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत की थी, वो 5,000 रुपीज कहाँ डिपॉजिट करवाएगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास डिपॉजिट करवाएगा। कंप्लेनेंट डायरेक्टली लेबोरेटरी के पास पैसे जमा नहीं करवाएगा। दोबारा सुन लो, कंप्लेनेंट डायरेक्टली लेबोरेटरी के पास पैसे जमा नहीं करवाएगा। कंप्लेनेंट वो जो पैसे हैं वो किसके पास देगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जमा करवाएगा। उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन सैंपल भेजेगा किसके पास? लेबोरेटरी के पास। फिर ई में लिखा हुआ है रेमिट द अमाउंट डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट अंडर क्लोज डी टू द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी to enable it to carry out the analysis or test mentioned in clause C, and on receipt of the report from the appropriate laboratory, it shall forward a copy of report along with the remarks as it may feel appropriate to the opposite party। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो एक्सपेंसेस टेस्टिंग के आने वाले हैं वो कंप्लेनेंट ने किसको दे दिए? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को दे दिए। ऐसा हमने पॉइंट नंबर डी में पढ़ा। पॉइंट ई में क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो जो पैसे जो उसके पास आए हैं कंप्लेनेंट से, वो कहाँ भेजेगा? लेबोरेटरी वालों के पास भेजेगा, ताकि लेबोरेटरी वाले उस एक्सपेंस में से, उस पैसे में से खर्चा करके टेस्टिंग कर सके। और टेस्टिंग करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट लेबोरेटरी वाले किसको देंगे? डीसी को देंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देंगे, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन उस रिपोर्ट की एक कॉपी अपोजिट पार्टी को देगा। ऐसा लिखा हुआ पॉइंट नंबर ई में। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर एफ के अंदर। if any of the parties disputes the correctness of finding of the appropriate laboratory or disputes the correctness of the methods of analysis or test adopted by the appropriate laboratory, require the opposite party or the complainant to be submit in writing his objections with regard to the report made by the appropriate laboratory। अब कह रहे हैं कि जैसे ही जो रिपोर्ट आई थी लेबोरेटरी से, वो डीसी ने दोनों पार्टीज के पास सेंड की होगी कि लेबोरेटरी से ये रिपोर्ट आई है। अब दोनों में से जो भी पार्टी जिसने कंप्लेंट की थी वो पार्टी, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट की थी वो पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई, टेस्टिंग में गड़बड़ की गई है या गलत रिपोर्ट तैयार की गई है लेबोरेटरी के अंदर, अगर उनको ऐसा लगता है, तो दोनों में से किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुई है वो सही नहीं हुई है, या फिर टेस्टिंग सही हुई है पर रिपोर्ट गलत रेडी की गई है, या टेस्टिंग करने का मेथड गलत अडॉप्ट किया था, कुछ भी ऐसा डाउट लगता है, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन राइटिंग में जमा करवा सकते हैं। राइटिंग में अपनी ऑब्जेक्शन लिखेंगे और डीसी के पास जमा करवाएंगे। फिर पॉइंट नंबर जी में लिखा हुआ है गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द कंप्लेनेंट एज वेल एज अपोजिट पार्टी। मतलब डीसी क्या करेगा? एक ओबीएच देगा, इसको शिकायत करने वाले को भी और जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसको भी, ऑफ बीइंग हर्ड as to the correctness or otherwise of report made by the appropriate laboratory, and also as to the objection made in relation thereto under clause F, and issue an appropriate order under section 39। तो कह रहा है कि पॉइंट नंबर जी में ऐसा बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंप्लेनेंट को साथ ही साथ अपोजिट पार्टी को एक ओबीएच देगा कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज की पॉइंट एफ में, वो हम क्यों सही नहीं मान रहे, आप प्रूव करो ओबीएच के अंदर कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो सही है। आपके पास क्या ऐसे एविडेंस है जिससे आप ऐसा बोल रहे हो कि लेबोरेटरी में टेस्टिंग सही नहीं हुई, या टेस्टिंग के लिए मेथड सही अडॉप्ट नहीं किया गया, या फिर जो लैब के अंदर रिपोर्ट रेडी हुई है वो गलत है। वो आपको उसका प्रूफ लेके आना पड़ेगा ओबीएच के अंदर, ठीक है। और प्रूफ देखने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी।
नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। जो कंप्लीटली पॉइंट नंबर 2 था वो गुड्स को लेकर के था, और इसमें हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जिनका डिफेक्ट फाइंड करवाने के लिए टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 3 में। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल, if the complaint admitted by it under section 36 relates to goods in respect of which the procedure specified in subsection 2 cannot be followed। अब देखो, जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि जो कंप्लेंट फाइल हुई थी डीसी के पास, वो गुड्स के डिफेक्ट को लेकर के फाइल हुई थी, पर वो जो डिफेक्ट है उसको फाइंड करने के लिए किसी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? सेकंड पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ था कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो गुड्स को लेकर के फाइल हुई है, और गुड्स के डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। पर थर्ड में क्या बोल रहा है कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो गुड्स को लेकर के फाइल हुई है, पर गुड्स का डिफेक्ट फाइंड करवाने के लिए हमको टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बार बिना टेस्टिंग के उनमें डिफेक्ट दिखाई दे रहा है गुड्स के अंदर। या फिर बोल रहे हैं कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो सर्विस को लेकर के फाइल हुई है, गुड्स को लेकर के फाइल हुई नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 में दो बात कर रहे हैं। अगर गुड्स को लेकर के शिकायत हुई थी तो बिना टेस्टिंग के डिफेक्ट फाइंड हो सकता है, या फिर सर्विस को लेकर के शिकायत फाइल हुई थी। ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? रेफर अ कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम टू गिव हिज वर्जन ऑफ द केस विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days और सच एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 एज में बी ग्रांटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो कह रहा है कि अगर पॉइंट 3 के अकॉर्डिंग कोई कंप्लेंट फाइल हुई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है, जिसका नाम कंप्लेंट में लिखा हुआ है, उसको, उस अपोजिट पार्टी को उस कंप्लेंट की कॉपी रेफर की जाएगी और उसको रिप्लाई करने का बोला जाएगा। और रिप्लाई फाइल कब तक करना है? 30 दिन के अंदर फाइल करना है, जिस दिन उसको कॉपी मिल जाएगी। और अगर अपोजिट पार्टी एक्स्ट्रा टाइम मांग रही है तो 15 दिन का टाइम मिल जाएगा रिप्लाई फाइल करने के लिए। फिर आओ पॉइंट नंबर बी में। इफ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ कंप्लेंट रेफर टू हिम अंडर क्लोज ए denies or disputes the allegation contained in the complaint or omits or fails to take any action to represent his case within the time given by the district commission, it shall proceed to settle the dispute। अब कह रहा है कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने उस कंप्लेंट की एक कॉपी अपोजिट पार्टी के पास रेफर कर दी थी, ठीक है, और रेफर करने के बाद अपोजिट पार्टी ने या तो अपना रिप्लाई फाइल किया होगा या फिर रिप्लाई फाइल नहीं किया होगा। रिप्लाई फाइल किया था और उसमें अपोजिट पार्टी अपने आप को डिफेंड कर रही है, जितने भी उस पर आरोप लगे हैं उनको मना कर रही है, उनको जुटला रही है, या फिर रिप्लाई फाइल किया ही नहीं, तो उस केस में डिस्प्यूट कैसे सोल्व किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द कंप्लेनेंट एंड द अपोजिट पार्टी इफ द अपोजिट पार्टी डिनाइज और डिस्प्यूट्स द एलिगेशंस कंटेन्ड इन द कंप्लेंट। तो जो भी एविडेंस आए होंगे किसके पास? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। अब एविडेंस कौन कौन जमा करवाएगा? कंप्लेनेंट, जिसने शिकायत की है, ठीक है, और दूसरे वाली पार्टी अपोजिट पार्टी अगर उसने रिप्लाई फाइल किया और अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो किन कारणों के बेस पे, किन रीजंस के बेस पे डिफेंड कर रहा है, उसके एविडेंस तो जमा करवाएगा ना। तो जो भी एविडेंस आए होंगे कंप्लेनेंट से, साथ ही साथ अपोजिट पार्टी से, उन एविडेंसेस को देख के केस को सोल्व किया जाएगा। या फिर एक्स पार्टी, कंप्लेनेंट ने अपने एविडेंस जमा करवा दिए पर अपोजिट पार्टी ने कोई एविडेंस जमा नहीं करवाए, शिकायत के खिलाफ, जो शिकायत की थी उसके खिलाफ उसके लिए कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया या हियरिंग में आया ही नहीं, तो फिर एक्स पार्टी उस केस को सोल्व किया जाएगा। मतलब कंप्लेनेंट के बेस पे, कंप्लेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को सोल्व कर देगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फिर सी में लिखा हुआ है डिसाइड द कंप्लेंट ऑन मेरिट्स इफ द कंप्लेनेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग। और कह रहे हैं कि अगर हियरिंग के डेट पे दोनों ही पार्टी नहीं आती है, दोनों ही पार्टी कौन कौन? ना तो कंप्लेनेंट आया और ना ही डिफेंडेंट जिसके खिलाफ शिकायत हुई है वो आया, दोनों ही पार्टी नहीं आई, तो उस केस में केस कैसे सॉल्व किया जाएगा? जितने भी एविडेंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, ठीक है, उन्हीं के बेस पे उस केस को सोल्व कर देंगे, क्योंकि दोनों पार्टी आई नहीं है। अगर आती तो उनसे हम क्रॉस क्वेश्चनिंग, ओरल इन्फॉर्मेशन लेते, पर दोनों पार्टी आई नहीं है, तो जितने भी एविडेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट आ रखे होंगे, जमा करवा रखे होंगे डीसी के पास, उन्हीं के बेस पे केस को सोल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 4 में। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 and 3 द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बाय ऑर्डर रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर
टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि सबसेक्शन 2 किसकी बात कर रहा था? गुड्स की शिकायत के लिए जहां पे टेस्टिंग होनी है। सबसेक्शन 3 गुड्स की शिकायत के लिए टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर सर्विस के लिए। ठीक है, 3 में ऐसा लिखा हुआ था। तो कह रहे हैं कि केस को सोल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है। अगर हमने ऑनलाइन गुड्स परचेज किए थे तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, जिसके थ्रू हमने गुड्स परचेज किए या सर्विस अवेल की। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो हमारी केस को सोल्व करने में हेल्प कर सकता है, कोई रिकॉर्ड है, तो वो उससे हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4 में। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 5 में। नो प्रोसीडिंग कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर laid down in subsection 1 and 2 shall be called in question in any court on the ground that the principle of natural justice have not been complied with। ये कह रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में किसी भी प्रोसीडिंग को लेकर के कार्रवाई चलती है, किसी भी प्रोसीडिंग को लेकर के कार्रवाई चल रही है, तो उन कार्रवाई को हम जुठला नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। उन कार्रवाई के ऊपर हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते ये बोलते हुए कि नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जब भी केस सॉल्व करेगा वो डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन भी ऐसा ही करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 6 में, एवरी कंप्लेंट shall be heard by district commission on the basis of affidavit and documentary evidence placed on record। अब कह रहे हैं कि जब भी कोई कंप्लेंट डीसी के पास आएगी उसको सुना जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, किन बेसिस पे? जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, जितने भी एविडेंस रिसीव हुए हैं, किसको? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर हियरिंग और फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग अलाउ द सेम। और कह रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग अटेंड करना चाहती है तो इसके पीछे कारण क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग क्यों अटेंड करना चाहते हो? ठीक है, ऐसा कारण बताओ डीसी को, और फिर डीसी आपको अलाउ भी कर देगा राइटिंग में। मतलब डीसी को पहले राइटिंग में रीजन नोट डाउन करना पड़ेगा कि वो ऐसा अलाउ क्यों कर रहे हैं किसी भी एक पार्टी को या दोनों पार्टीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग में आना, अलाउ क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन जो है वो डीसी राइटिंग में नोट करेगा, ताकि कल को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है तो डीसी अपना प्रूफ दिखा सके कि इन कारणों के बेस पे मैंने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउ किया था हियरिंग में आना। उसके बाद नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है, एवरी कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल and endeavor shall be made to decide the complaint within a period of 3 months from the date of receipt of notice by opposite party where the complaint does not require analysis or testing of commodities and within 5 months if it requires analysis or testing of commodities। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेंट कब तक सोल्व कर देनी है? अगर कंप्लेंट गुड्स के लिए थी जिनमें डिफेक्ट था और उस डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास 5 महीने हैं केस को सोल्व करने के लिए। कोशिश करनी है डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, कि 5 महीने में केस को सोल्व कर दे। पर अगर जो कंप्लेंट आई थी वो गुड्स को लेकर के आई थी, गुड्स में डिफेक्ट था, पर उन डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर जो कंप्लेंट आई थी वो सर्विस को लेकर के आई थी, गुड्स को लेकर के आई नहीं थी, उस केस में फिर 3 महीने के अंदर अंदर केस सोल्व करना है डीसी को, ऐसा लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट नो एडजर्नमेंट शैल ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन अनलेस सफिशिएंट कॉज इज शोन एंड द रीजंस फॉर ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट हैव बीन रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द कमीशन। अब कह रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी हियरिंग को एडजर्न करवाना चाहती है, मतलब जो हियरिंग की डेट डिसाइड की है डीसी ने उस डेट को चेंज करवाना चाहती है, उस हियरिंग को डेट को थोड़ा एक्सटेंड करवाना चाहती है दोनों में से कोई भी पार्टी, तो ऐसा करवा सकते हैं। ठीक है, पर उसके पीछे कारण क्या है, कारण बताना पड़ेगा। जो पार्टी हियरिंग की डेट को एडजर्न करवाना चाहती है
उसके पास कोई वैलिड ग्राउंड होना जरूरी है। और अगर वैलिड ग्राउंड आपने बता दिया डीसी को, तो डीसी राइटिंग में पहले रीजन को रिकॉर्ड करेगी कि किन कारणों के बेस पे डीसी हियरिंग की डेट को एक्सटेंड कर रही है, एडजर्न कर रही है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन shall make such orders as to the cost occasioned by adjournment as may be specified by regulation, provided also that in the event of complaint being disposed of after the period so specified, the district commission shall record in writing the reasons for the same at the time of disposing of the complaint. अब कह रहे हैं कि अगर एडजर्नमेंट होती है तो एडजर्नमेंट करवाने में जो भी खर्चा आएगा वो कौन बियर करेगा? जिसने हियरिंग को एडजर्न करवाया है वही पार्टी एडजर्नमेंट की कॉस्ट बियर करेगी। और आगे लिखा हुआ है, आगे बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जब भी केस को सोल्व करेगी तो राइटिंग में रीजन को नोट डाउन करेगी कि उसने केस कब सोल्व किया, कंप्लेंट कब डिस्पोज ऑफ की, कंप्लेंट आई कब थी और डिस्पोज ऑफ कब हुई है, क्या कंप्लेंट की हियरिंग कभी बीच में एडजर्न हुई थी या नहीं हुई थी, ये सब नोट डाउन करना पड़ेगा डीसी को। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 के अंदर, वेयर during the pendency of any proceeding before district commission, if it appears necessary, it may pass such interim order as is just and proper in the facts and circumstances of a case. अब कह रहे हैं कि जब भी कोई कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है डीसी के पास, उसको सोल्व किया जा रहा है, पर फाइनल ऑर्डर आने से पहले बीच में ही अगर डीसी को लगता है कि कोई इंटरिम ऑर्डर पास करना पड़ेगा जो केस के लिए सही भी है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 9 में कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जब भी कोई कंप्लेंट आएगी और उसको जब भी डीसी सोल्व करेगा कंप्लेंट को, तो डीसी के पास सीपीसी के अंदर जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर रहती है वो सारी पावर रहेंगी। जैसे कि कौन कौन सी पावर है? सम्मन इशू करना और अटेंडेंस के लिए बुलाना किसको? डिफेंडेंट को। और गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाना किसको? डिफेंडेंट को, कि जो कुछ भी बोलेगा वो सच बोलेगा। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट एज एविडेंस, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो केस के लिए एज ए एविडेंस के तौर पे काम कर सकता है, उसको मंगवाने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है कौन? डीसी अपने ऑफिसर्स पे। वो जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को, उन रिकॉर्ड्स को, उन इंफॉर्मेशन को लेकर के आएंगे। एविडेंसेस को एफिडेविट के फॉर्म में रिसीव कर सकता है कौन? जो हमारा डीसी है वो, ताकि जिसने भी वो एविडेंस दिया, जिसने भी वो एविडेंस सबमिट कराया डीसी के पास, वो एफिडेविट पे लिख के देगा कि जो भी मैं एविडेंस सबमिट करवा रहा हूँ वो एकदम ट्रू एंड फेयर है, कुछ भी गलत नहीं है, और उन एविडेंस में कुछ भी गलत हुआ तो मैं खुद उसके लिए जिम्मेवार हूँगा, ऐसा वो एफिडेविट में लिख के देगा पर्सन। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है, रिक्विजिशनिंग of the report of concerned analysis or test from the appropriate laboratory or from any other relevant source करके, अगर गुड्स को लेकर के टेस्टिंग हुई थी तो हम रिपोर्ट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब रिपोर्ट अगर मान लो डीसी के पास आई थी पर कहीं मिसप्लेस हो गई है, ठीक है, तो हम दोबारा भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी के, अथॉरिटी के जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने टेस्टिंग की थी, कि एक दोबारा से रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास सेंड कर दो, केस को सॉल्व करने में हमको हेल्प मिलेगी। इसलिए इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस और डॉक्यूमेंट, किसी भी विटनेस को एग्जामिन करना है हियरिंग के अंदर बुला करके, ठीक है, ऐसा करवाने का ऑर्डर पास कर सकता है डीसी। किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाना है जो किसी विटनेस के पास है, तो विटनेस को बुलाएंगे, साथ में वो डॉक्यूमेंट भी लेकर के आएगा जो हमारी केस को सोल्व करने में हेल्प कर सकता है। और एनी अदर मैटर, कोई भी अदर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी डीसी को। फिर लास्ट आ जाओ 10th पॉइंट के अंदर, एवरी प्रोसीडिंग before district commission shall be deemed to be a judicial proceeding and the district commission shall be deemed to be a criminal court। तो कह रहे हैं जो भी प्रोसीडिंग डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सोल्व की जाएगी उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह मानेंगे और डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो एज अ क्रिमिनल कोर्ट माना जाएगा। तो ये हमारी प्रोसेस दे रखी थी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चलेगी, कब? अगर कोई केस एक्सेप्ट हो गया है तब। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई भी डाउट आए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।